तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का श्रवण लेक्चर में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के रहेंगे। तो दोस्तों उस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। वीडियो को अपने मित्र के यहाँ शेयर भी करना है। और देखिए मैंने स्मॉल टारगेट रखा है 2000 लाइक का, उसको आप अचीव कराने में हमारी मदद करें आप। ठीक है, हम लोग को बस लाइक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। आप बस लाइक करके हम लोग की वीडियो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे मार्क्स लाइए। हम लोग यही कामना करेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो हम उम्मीद भी करते हैं कि तैयारी भी आप लोग की अच्छी खासी चल रही है। 2 महीने और बाकी एग्जाम का, तो बेहतर ढंग से तैयारी करिए, ज़्यादा फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पे। ठीक है, इसके बाद 2 महीने बाद आप जो भी करना हो कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका फर्स्ट है। ठीक है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो जीवन भर के लिए हमेशा यही आपका परसेंटेज बना रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग लाइक कर लिए होंगे हमारे वीडियोज़ को। और पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट यह है कि एक जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आराम से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आराम से आप नोट कीजिए। एक जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर आप देंगे कि एक जल विद्युत उत्पादन के लिए एक जल विद्युत संयंत्र में अधिक ऊंचाई से गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जिससे अधिक विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि अधिक ऊंचाई से जो जल गिरता है उसमें स्थितिज ऊर्जा को हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे अधिक हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आपको नोट कर लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा तो क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है, कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नोट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देंगे आप कि भूपर्पटी में उपस्थित तप्त स्थलों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तप्त स्थलों के संपर्क में आने वाला भूमिगत जल भाप में परिवर्तित हो जाता है। जब यह भाप चट्टानों में फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है, जिसे पाइपों द्वारा निकाल लिया जाता है। उच्च दाब पर निकली इस भाप की शक्ति से विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। यही भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और उसे समझने की कोशिश करेंगे। और सभी क्वेश्चंस को आपको नोट करना ईमानदारी से। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे, उसे पढ़ने की कोशिश में करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि चुंबक के निकट लाने पर द्विक सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबक के निकट लाने पर द्विक सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो दोस्तों उत्तर आप देंगे क्या इसका। देखिए बेहतरीन उत्तर है, आप देंगे कि द्विक सूचक की सुई एक छोटा छड़ चुंबक की होती है। इसका एक उत्तरोमुखी ध्रुव या उत्तरीय ध्रुव होता है तथा दूसरा दक्षिणोमुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव होता है। जब द्विक सूचक को किसी स्थान पर रखते हैं तो इसका उत्तरीय ध्रुव घूमकर उत्तर दिशा व दक्षिणी ध्रुव घूमकर दक्षिण दिशा की ओर जाकर स्थित हो जाता है। इन दिशाओं की ओर संकेत करने हेतु सुई विक्षेपित होती है। तो दोस्तों इस प्रकार उत्तर आपको देना। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा यह है, इसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों यह है कि समान पदार्थों के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है और क्यों। कह रहा है एक पतला तार है, एक मोटा तार है, दोनों तारों में से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी हमें बताइए। अगर हो भी रही है किसमें आसानी से तो क्यों हो रही है, कारण सहित बताना है। तो उत्तर देंगे दोस्तों इसका। देखिए कि किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो तार मोटा है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A से अधिक है, अतः प्रतिरोध कम है।
यही कारण है कि मोटे तार में से विद्युत धारा अधिक सरलता से प्रभावित होती है। आपको दोस्तों करना ये चीज़ है कि जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 इसको आप नोट कीजिए, इसका आंसर नोट कीजिए और एक बार इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। एक बार एग्जाम जाने से पहले इसको पढ़ लीजिए, बस आपको एग्जाम में आएगा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको तैयारी कराई जा रही है, आप आराम से कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नोट हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां यह है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के बजाय हम जो समांतर क्रम में संयोजित करते हैं विद्युत युक्तियों को, उससे क्या लाभ होता है। तो चलिए बताते हैं। तो उत्तर लिखेंगे आप कि विद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित करने के निम्न लाभ हैं। ठीक है, तो चलिए 2 लाभ कोई लिख दीजिए। तो पहला लाभ दोस्तों यह है कि समांतर क्रम में प्रत्येक युक्ति में पूर्ण विद्युत विभव प्राप्त होता है, जबकि धारा विभक्त हो जाती है। प्रत्येक युक्ति में धारा उसके प्रतिरोध के अनुसार जाती है। पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ आपको लिखना है, यदि एक युक्ति को ऑन ऑफ करते हैं तो अन्य युक्तियां अपना कार्य सुचारू रूप से करती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है तो व्यक्ति के नेत्र में कौन सा दोष है। देखिए बेहद अच्छा क्वेश्चन है। आप उत्तर देंगे, यदि व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है तो व्यक्ति के नेत्र में दूरदृष्टि दोष है। देखिए दूरदृष्टि उत्तल, देखिए दू में ऊ का मात्रा आ रहा है तो समझ लीजिए कि दूरदृष्टि में किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6वां आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर, और उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे है, उसे मैं पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि अवतल दर्पण के लिए स्मॉल यू, स्मॉल वी तथा स्मॉल एफ में संबंध लिखिए। ये क्वेश्चंस कई बार आए हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो आप उत्तर देंगे, अवतल दर्पण के लिए स्मॉल यू, स्मॉल वी तथा स्मॉल एफ में निम्न संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है, तो 1/स्मॉल एफ बराबर 1/व्यू प्लस 1/यू प्लस 1/व्यू होता है। ठीक है, तो यह संबंध होता है। इस संबंध को मैं कोष्टक में कर देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है अवतल दर्पण के लिए, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, जहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जो यू होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी की, जो दर्पण से प्रतिबिंब जहाँ बनता है उनकी बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वी कहते हैं। तथा एफ क्या कहलाता है, दर्पण की फोकस दूरी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7वां आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है, ऐसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद कर लीजिएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, इसे पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां यह है कि मानव के वृषण के कार्य का उल्लेख कीजिए। मानव के वृषण के कार्य का उल्लेख कीजिए। बायोलॉजी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उत्तर देंगे, मानव में वृषण एक नर जननांग है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है, जिसका मुख्य कार्य शुक्राणुओं का उत्पादन करना है। इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। ठीक है, और इसे आराम से नोट करके और एग्जाम हॉल में याद करके पहुँच जाइएगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बेहद अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किसी कीमत पर आपको तैयार करके जाना है। चलिए एक बार हम पढ़ते हैं। आप लोग पेन कॉपी में इसका अपने जो नोटबुक बनाया है, मैंने कहा था कि मेरी जो मैं भी जितने क्वेश्चन कराऊँ इसका नोट आपका अलग होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि जो भी क्वेश्चन में पढ़ाए हैं उसमें से आया है कि नहीं आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ता हूँ, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि रुधिर वाहिनियाँ किन्हें कहते हैं तथा इनके प्रकार लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि रुधिर वाहिनियाँ किसे कहते हैं और इनके प्रकार कितने हैं। तो चलिए उत्तर आप लिखेंगे क्या, कि रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता हुआ विस्तृत रूप से फैली मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में निस्तर बहता रहता है। यह रुधिर वाहिनियाँ
कहलाता है। और यह रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो पहला धमनी, दूसरा शिराएँ और तीसरा केशिकाएँ, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार का है, तो इसमें भी बहुविकल्पी में भी प्रश्न आता है तो आप बता दीजिएगा कि 3 प्रकार के होते हैं यह चीज़, और रुधिर वाहिनियाँ किन्हें कहते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो चुका होगा, नो डाउट होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे बेहद अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आगे से ही मैंने स्टार लगा दिया हूँ क्योंकि बेहद अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन 10वां ये कह रहा है कि विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है, ठीक है। तो आप उत्तर देंगे। देखिए ये आपका 3 अंक का पूछता है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, यह 3 अंक का पूछता है, तो बेहद अच्छा क्वेश्चन है। आप इतना लिखेंगे तभी 3 अंक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आप लोगों को। चलिए देखिए, जीवाश्मों के अध्ययन से जीवों के विकास क्रम या जाति वृत्त का ज्ञान होता है। जीवाश्मों की सहायता से हमें विभिन्न कालों में हुई घटनाओं का पता चलता है। जैव विकास के संदर्भ में सबसे ठोस प्रमाण जीवाश्मों से ही प्राप्त होते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन से यह प्रमाण मिलते हैं कि अमीबा जैसे सरल एक कोशिकीय जीवों से अकेशुरकियों व उनसे केशुरकियों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे कि विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। तो इस प्रकार अगर लिखते हैं तब जाके आपको पूरा मिलेगा 3 अंक, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10वां आपको क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चन रखा हूँ जो कि बेहद अच्छा क्वेश्चन था, जैसा कि आप लोग देखे हैं, ठीक है। इन अगर 10 क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो इसमें से आने की कम से कम संभावना 3 से 4 क्वेश्चनों की बनती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को नोट करा रहा हूँ आप लोगों को। तो इन क्वेश्चनों को आपको नोट करके अच्छे से तैयार करके एग्जाम हॉल में पहुँचना है, ठीक है। देखिए कोई भी टीचर हो, चाहे कोई भी आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा है, वो तो 100% आपको बता नहीं सकता है कि 100% एकदम दावा कहता हूँ कि एकदम यही क्वेश्चन आएगा। और जो बंदा 100% दावा करने लगा, इसका मतलब कि ये कई वीडियो में वो तो आपको पूरा सोल्यूशन बता देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी टीचर आप अपने अनुभव से वो प्रैक्टिस सेट देखता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता है, और वो देखता है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा अधिकतर पूछे गए हैं हर सालों की अपेक्षा। तो उसी क्वेश्चंस को कोई भी टीचर आपको कराता है और आपको प्रैक्टिस कराता है, ठीक है। तो आप दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो बहुत स्ट्रगल से कराता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन में खोज कर कराता हूँ। ये नहीं कि जहाँ से मर्जी वहीं से मैंने क्वेश्चन उठा के आपको वीडियो में रख दिया, नहीं, ठीक है। मैं बेहद अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ जो क्वेश्चन पूछा गया होता है एग्जाम में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ मैंने 2000 लाइक का टारगेट रखा था, उसे आप पूरा कीजिए, ठीक है। जो भी दिक्कत हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं उनसे सारे सब्जेक्ट को अच्छे क्वेश्चंस में करा दूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन तो हम लोग करा रहे हैं, लेकिन आप याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। याद करेंगे तभी तो एग्जाम में लिखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हम मिलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।